देखिए, आज दो एक इवेंट दिखाते हैं। जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे शुरुआत में, तो एक इवेंट के बारे में बताए थे। एक बार हम जेल चौक से कल्याणी चौक गए, तो इसमें क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। और फिर उसके बाद कल्याणी चौक से स्टेशन गए, इसमें क्या हुआ, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। और फिर जब दोनों एक के बाद एक हुआ, तो हमें पता चला कि हम जेल चौक से स्टेशन पहुंच गए। ये क्या हुआ, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसमें इनको बोलते थे रिजल्टेंट इवेंट, आपको याद होगा। और इन दोनों को बोले थे कंस्टिट्यूएंट इवेंट, यानी अवयवी घटना। और इधर वाला था रिजल्टेंट। तीनों में सिमिलरिटी थी, समानता। पहला वाला जेल चौक से कल्याणी चौक जाना डिस्प्लेसमेंट था, विस्थापन था। दूसरा वाला कल्याणी चौक से स्टेशन जाना, यह भी डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा वाला जो हुआ था, वो जेल चौक से हम स्टेशन पहुंच गए, यह भी डिस्प्लेसमेंट था। तो पहला दोनों जो था वो कंस्टिट्यूएंट इवेंट था, अवयवी घटना। और लास्ट वाला जो था वह रिजल्टेंट था। और रिजल्टेंट और कंस्टिट्यूएंट तीनों का नेचर सेम था। तो इनके बीच क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिलेशन के लिए हम लोग डिफाइन किए थे एडिशन ऑफ वेक्टर। और उसी तरह का एक इवेंट और दिखाते हैं, इस पर भी सोचिए। कि जैसे मान लो आप कुर्सी उठाकर बाहर रखते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कुर्सी, चेयर, कुछ भी उठा के बाहर रखते हो। पहला इफेक्ट ये होता है कि आप फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ से। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें वेक्टर है फोर्स, और नापते किस में है, तो न्यूटन में। फोर्स को नापते किस में है, तो न्यूटन में। वो क्या है, तो वेक्टर है, फिजिकल क्वांटिटी। और नापेंगे किस में, तो न्यूटन में। सही है। और उसके बाद कुर्सी को बाहर उठा कर रखते हैं, इसमें क्या होता है, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये भी क्या है, ये भी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको भी आप वेक्टर कहेंगे एस। दोनों का लेकिन नेचर अलग है। पहला में मैग्नीट्यूड है, न्यूटन में नापते हैं। दूसरा को किलोमीटर या मीटर में नापें। और इन दोनों के होने से जो इवेंट होगा उसका नाम है वर्क। वर्क तो स्केलर है, वर्क को स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो यहाँ दोनों कंस्टिट्यूएंट इवेंट वेक्टर्स हैं एंड डिसिमिलर नेचर के हैं, डिसिमिलर नेचर। और जो रिजल्टेंट इवेंट है वो वर्क आ गया, तो वर्क तो स्केलर है। तो ये रिजल्टेंट इवेंट जो है ये है स्केलर। इससे पता चल गया कि पहला दोनों इवेंट वेक्टर है और रिजल्टेंट जो है स्केलर है, नेचर भी अलग है। इसमें हम लोग एडिशन ऑफ ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एडिशन तब यूज किया जाता है जब सब सिमिलर हो, सब वेक्टर हो। ऐसे सिचुएशन में जब कंस्टिट्यूएंट इवेंट डिसिमिलर हो और रिजल्ट भी अलग हो, तब उसमें अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। और अगर वो मल्टीप्लिकेशन में कब अप्लाई करते हैं, तो जब कंस्टिट्यूएंट्स और रिजल्टेंट अलग अलग नेचर के हों, तो मल्टीप्लिकेशन। अब उसमें जो रिजल्ट आता है वो स्केलर अगर है, तो उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या है, तो इट इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन
defined to establish relation between constituent event and resultant event if they are vector and of same nature. अगर वो वेक्टर हों और उनका नेचर सेम हो तो एडिशन, इफ दे आर वेक्टर बट ऑफ डिसिमिलर नेचर तो मल्टीप्लीकेशन। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट इवेंट और रिजल्टेंट इवेंट वेक्टर तो हों लेकिन उनका नेचर अलग हो, डिसिमिलर नेचर के हों तो मल्टीप्लीकेशन। उसी में अभी पढ़ना है, जब रिजल्ट जो है स्केलर हो जाए उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। व्हेन द constituent event and resultant event are of dissimilar nature to multiplication. When the constituent and resultant are dissimilar but the resultant is a scalar, constituents are vector, तो उसे आता है स्केलर प्रोडक्ट। यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर क्या है? इट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन defined to establish relation between constituent event and resultant event if they are vector of dissimilar nature. अगर वो वेक्टर हों और उनका नेचर अलग हो तो उनके बीच अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब लिखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब हुआ जब दो वेक्टर को जिनका डिसिमिलर नेचर है को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट स्केलर आए तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। यानी व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, व्हेन multiplication of two vectors results into a vector quantity or a scalar quantity. The multiplication is called scalar product। तब उस मल्टीप्लिकेशन को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट स्केलर आ जाए तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। कुछ समझ में आई बात? When the constituent event and resultant event are of dissimilar nature, the addition operation cannot be applied, then multiplication is applied. Multiplication is a mathematical operation to establish relation between constituent event and resultant event if they are vector of dissimilar nature। लेकिन अगर constituent vector हो और result scalar हो जाए तो उसमें अप्लाई करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ये भी एक टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन है जिसमें रिजल्ट स्केलर आता है। हम दो वेक्टर मान लें, एक वेक्टर ए है जिसे लाइन ओ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा वेक्टर ओ बी है जिसे लाइन बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों के बीच एंगल जो है वह थीटा है। ए का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा ए बराबर ओ ए और एक्स एक्सिस से एंगल हो गया 0 और बी का मैग्नीट्यूड है ओ बी बराबर बी और एक्स एक्सिस से एंगल बना है थीटा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड मालूम हो गया, थीटा भी दिख रहा है। इनका स्केलर प्रोडक्ट जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर होगा, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए डॉट, डॉट स्टैंड्स फॉर सिंबल, किसके लिए? दो वेक्टर के बीच स्केलर प्रोडक्ट के लिए। और ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर multiplied by magnitude of second vector and then multiplied by cosine of the angle between the two। और इसको लिख सकते हैं ए बी cos थीटा।
ए और बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा कहां से आया पता नहीं, अभी पता नहीं, आगे आ सकता है पता। अब इसका ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस, जियोमेट्रिक सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस किसका, ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का जियोमेट्रिक सिग्निफिकेंस। दो वेक्टर जो अभी हम माने हैं उसी डायग्राम में देखिए, वेक्टर बी से ए के लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यह इंटरसेक्ट करता है डी पर, किया। अब ट्रायंगल ओ बी डी में, ट्रायंगल ओ बी डी में अगर हम कॉस थीटा लें तो बेस कौन हो गया ओ डी, तो बराबर हो जाएगा ओ डी बाई ओ बी, और इसको लिख सकते हैं ओ डी बाई बी, तो ओ डी बराबर हो गया बी कॉस थीटा। अब पहचानिए ओ डी क्या है, ओ डी प्रोजेक्शन है, किसका, ओ डी जो है प्रोजेक्शन है, किसका प्रोजेक्शन है, तो वेक्टर बी का ऑन द लाइन ऑफ ए, वेक्टर बी का ए के लाइन पर प्रोजेक्शन है, OD is projection of B on A, OD is projection of B and O on A। अब हम लोग A डॉट B लिखें तो लिख सकते हैं A B cos थीटा। अब देखिए पहला A क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और B cos थीटा क्या है, तो OD, OD किसको कहेंगे, तो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ B on A, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, उसे हम B का A पर प्रोजेक्शन कहेंगे, यानी A डॉट B में बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड OA एंड देन मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। एक डेफिनेशन ये भी है। अब एक और तरह से सोचा जा सकता है, वो तरह क्या है, वो तरह ये है, ये से माने y एक्सिस, आप भी माने हम भी मान रहे हैं, ये है लाइन OA जिसे वेक्टर A रिप्रेजेंट होता है, और दूसरा लाइन है ये OB, इससे वेक्टर B रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये एंगल है थीटा। ये हम डायग्राम बना रहे हैं वेक्टर A का और वेक्टर B का। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस बराबर OA बराबर A, एक्स एक्सिस से एंगल 0 डिग्री, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड बराबर OB, एक्स एक्सिस से एंगल बराबर थीटा। अब वेक्टर A के हेड से, वेक्टर A का हेड कहाँ है, A पर, O से A मिलान कीजिए, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, किस पर, B पर, A के हेड से B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये काटा C पर। अब ट्रायंगल OAC को क्या आप राइट एंगल ट्रायंगल मानेंगे, ट्रायंगल OAC को राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज मानेंगे ना, तो ट्रायंगल OAC में अगर cos थीटा लिया जाए तो बराबर हो जाएगा OC डिवाइडेड बाई OA, यानी OC बराबर हो जाएगा OA cos थीटा, और OA जानते हैं किसके बराबर है, A cos थीटा, यानी OC बराबर हो जाएगा A cos थीटा। ये क्या है, प्रोजेक्शन कहलाता है, किसका, इट इज प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, ये A का B पर प्रोजेक्शन है,
वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। वह जितना लेंथ काटेगा, जैसे काट रहा है ओसी, उस लेंथ को इस वेक्टर का प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन यानी मैग्नीट्यूड नहीं, प्रोजेक्शन यानी हेड और टेल से हम लोग शुरू में भी बताए थे प्रोजेक्शन। तो ओडी ओसी जो है प्रोजेक्शन कहलाएगा किसका, ओए का। किस पर, ओबी पर। आप कंपोनेंट भी सोच सकते हैं कि ये ओसी इस कंपोनेंट, मगर यहाँ पर हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ओए का ओबी पर प्रोजेक्शन है ओसी, और ओसी बराबर है बी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो हम लोग ए डॉट बी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बी अलग और ए कॉस थीटा। अब फर्स्ट बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। और ए cos थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन सेकंड वेक्टर। बी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन किसका, ऑफ द फर्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। समझ में आया? यानी ए डॉट बी क्या है, तो ए डॉट बी इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्केलर प्रोडक्ट। कब अप्लाई करते हैं, जब रिजल्ट स्केलर हो और कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेक्टर हो। कब अप्लाई करेंगे, जब रिजल्ट स्केलर हो और कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेक्टर ऑफ डिसिमिलर नेचर हो। डेफिनेशन होगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और इसके ज्योमेट्रिकली आप दिखा सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड ऑन फर्स्ट, या इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑन सेकंड। ये ए डॉट बी का जो वैल्यू आया ए बी कॉस थीटा, वो एंगल पर डिपेंड करेगा। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1, तो ए डॉट बी प्लस ए बी होगा। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, तो ए डॉट बी माइनस ए बी होगा। यानी ए डॉट बी इन्हीं दोनों के बीच में होगा। अब ये जो नया मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं ए डॉट बी, इसमें रिजल्ट स्केलर आता है, उसको हमें चेक करना है कि क्या इसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लागू होता, वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में यानी स्केलर प्रोडक्ट में अप्लाई हो सकता है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ हिंदी में बोलते हैं इसको क्रम विनिमय नियम, ऑर्डर का एक्सचेंज। ए की जगह बी ले आए, बी की जगह ए, यानी हमें चेक करना है कि क्या ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए लिखा जा सकता है कि नहीं। ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं कि नहीं। इसमें हमने ए के स्थान पर बी लिखा है, बी के स्थान पर ए। इसे हमने ऑर्डर चेंज किया है, क्रम चेंज किया है, इसलिए हिंदी भाषी लोग इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। विनिमय माने एक्सचेंज, आदान प्रदान। तो वही पता लगाना है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ए डॉट बी बराबर आएगा बी डॉट ए के। एक बात तो कंफर्म है, स्केलर प्रोडक्ट किसमें अप्लाई करते हैं, जब कंस्टिट्यूएंट्स वेक्टर ऑफ डिसिमिलर नेचर हो और रिजल्टेंट स्केलर हो। जब अवयवी घटना सदिश हो मगर प्रकृति अलग हो और रिजल्ट जो परिणाम है वह स्केलर हो जाए, तब अप्लाई करते हैं। तो चलते हैं डायग्राम बनाते हैं दो वेक्टर का। एक वेक्टर का नाम है ओ ए, इसको कहते हैं वेक्टर ए। दूसरा वेक्टर का नाम है ओ बी, इसको कहते हैं वेक्टर बी। और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो अगर हम ए से बी की तरफ टर्न लें तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, और बी से ए की तरफ टर्न लें तो थीटा क्लॉकवाइज है। तो ए से बी की तरफ लें तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज, और बी से ए की तरफ टर्न लें तो थीटा क्लॉकवाइज। तो इस तरह आप पहले निकालते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस प्लस थीटा। ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस प्लस थीटा। और अगर हम बी डॉट ए निकालें तो बी डॉट ए बराबर हो जाएगा बी ए कॉस माइनस थीटा। तो आपको चेक करना है कि क्या कॉस प्लस थीटा और कॉस माइनस थीटा आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे।
तो इसके लिए आप क्वाड्रेंट में चेक करिए कौन से क्वाड्रेंट में प्लस थीटा पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। तो प्लस थीटा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके लिए P पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव है। इसमें अगर हम cos प्लस थीटा लेते हैं तो उसका वैल्यू हो जाएगा प्लस P बाई एच। P पॉजिटिव और H तो H है, P पॉजिटिव। और अगर हम माइनस थीटा लेते हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा थीटा माइनस, उस समय ये है P निगेटिव और B पॉजिटिव। अब आप बताइए cos माइनस थीटा लेंगे तो B थोड़ी बदला, B तो वही है जो पहले B था। cos प्लस थीटा का बेस और cos माइनस थीटा का बेस दोनों बराबर है, इसलिए cos प्लस थीटा और cos माइनस थीटा आपस में बराबर होंगे। इससे साबित हो गया कि A डॉट B बराबर होगा B डॉट A के। यानी यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ लागू होता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ इज वैलिड इन स्केलर प्रोडक्ट। कम्यूटेटिव लॉ स्केलर प्रोडक्ट में अप्लाई होगा। वहां हम ऑर्डर बदल सकते हैं, ए डॉट बी को बी डॉट ए के बराबर लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर या फर्क नहीं पड़ता है। अब अगला चेक करना है कि क्या एसोसिएटिव लॉ लागू होगा या नहीं। स्केलर प्रोडक्ट में एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होगा या नहीं होगा, इसको चेक करना। तो चलिए चेक करते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, याद रहे दो वेक्टर के बीच ही स्केलर प्रोडक्ट अप्लाई होता है। ये भी याद रहे कि रिजल्ट जो है वो स्केलर हो जाता है। और ये भी याद रहे कि दो स्केलर के बीच स्केलर प्रोडक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। एक वेक्टर और एक स्केलर के बीच भी नहीं हो सकता। जब भी अप्लाई होगा तो दो वेक्टर होने चाहिए और उनका रिजल्ट स्केलर होना चाहिए। तो हमें चेक करना है कि क्या एसोसिएटिव लॉ इसमें एप्लीकेबल है या नहीं। अब तो पहला सवाल है कि एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, तो उसका जवाब है ये देखिए। क्या हम ए डॉट बी डॉट सी बराबर क्या ए डॉट बी एंड देन डॉट सी लिख सकते हैं या नहीं। ये है एसोसिएट करना। पहले हम बी और सी का डॉट प्रोडक्ट लें, फिर ए और बी का, क्या दोनों रिजल्ट समान आएगा। याद रहे स्केलर प्रोडक्ट किस में अप्लाई होता है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट इवेंट वेक्टर हो और रिजल्ट स्केलर हो। स्केलर प्रोडक्ट कब अप्लाई नहीं होता है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों के दोनों स्केलर हो, जब कॉन्स्टिट्यूएंट में एक वेक्टर हो और एक स्केलर हो, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेक्टर हो लेकिन रिजल्ट भी वेक्टर हो, तब अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं पहले बी डॉट सी ब्रैकेट के अंदर है। आप चाहें तो एक डायग्राम में दिखा सकते हैं तीन वेक्टर अपनी मर्जी से। हम दिखा रहे हैं, मान लो ओ ए ये वेक्टर ए है जो एंगल थीटा 1 बनाता है। ओ बी जो वेक्टर बी है ये एंगल थीटा 2 बनाता है, थीटा 2। और सी ओ सी ये तीसरा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है, थीटा 3। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें सबसे पहले निकालना है बी डॉट सी। याद कीजिए बी डॉट सी बराबर बी सी कॉस। अब पहचानिए इस डायग्राम के हिसाब से बी और सी के बीच का एंगल कितना हुआ। बी और सी के बीच का एंगल हो गया, बी और सी के बीच का एंगल थीटा 3 माइनस थीटा 2। तो थीटा 3 माइनस थीटा 2। अब इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, बी आपको क्या लगता है स्केलर है, सी स्केलर है, कॉस भी स्केलर है। ये बराबर हो गया एम। एम क्या हुआ, कोई स्केलर नंबर हुआ, कोई संख्या हुई। अब एलएचएस सॉल्व किया जाए। एलएचएस में निकालना था ए डॉट बी डॉट सी। अब थोड़ा थोड़ा सोचिए कि ये लिखाएगा ए डॉट एम। ये तो स्केलर है तो ये तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट किस में अप्लाई होता है, जब दोनों वेक्टर हो और रिजल्ट स्केलर हो। स्केलर प्रोडक्ट कब अप्लाई नहीं होता है, जब एक वेक्टर हो एक स्केलर हो। जब दोनों स्केलर हो तो यहाँ तो ए वेक्टर है एम स्केलर है, हम इनके बीच एसोसिएटिव डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो जब अप्लाई कर ही नहीं सकते तो आंसर कहाँ से आएगा, इसलिए गया। अब आरएचएस के बारे में सोचिए, ए डॉट बी किसके बराबर है। तो ए डॉट बी बराबर होगा ए का मैग्नीट्यूड देन बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब आप बताएं कि इस टर्म में कौन सा वेक्टर है, सब तो स्केलर है। इसका नाम दे दें
अब हिम्मत करके RHS सॉल्व करने का प्रयास करें। n डॉट सी, फिर गड़बड़ हो गया। n तो स्केलर है और c वेक्टर है। स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच लागू होता है और उसका रिजल्ट स्केलर होता है। यहाँ तो n स्केलर है और c वेक्टर है, इसलिए यहाँ भी हम एप्लीकेबल नहीं है, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए ये बोलेंगे कि एसोसिएटिव लॉ स्केलर प्रोडक्ट में लागू नहीं होता, तो वो सही नहीं होगा। बल्कि ये बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ स्केलर प्रोडक्ट लेते ही वेक्टर बचता नहीं है। ए वेक्टर बी वेक्टर, लेकिन ए डॉट बी वेक्टर नहीं है, फिर उस स्केलर का किसी और वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट नहीं हो सकता। इसलिए स्केलर प्रोडक्ट is a mathematical operation designed to establish relation between the constituent event and resultant event if the constituents are vector of dissimilar nature and result is a scalar quantity। ठीक है, तो पहला हो गया कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है, हम a डॉट b बराबर b डॉट a लिख सकते हैं, लेकिन हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। अब तीसरा लॉ बचा, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर समझ में आ रहा है तो भी देख ही लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये कौन सा लॉ है? तो इसमें बताना है कि क्या a डॉट b प्लस सी बराबर होगा a डॉट b एंड देन डॉट a डॉट सी, ऐसा होगा या नहीं होगा, यही पता करना है। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहली बात याद रखिए, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, और बी प्लस सी क्या है? तो वो भी वेक्टर है। और राइट साइड में ए डॉट बी और ए डॉट सी स्केलर है। तो आप सबसे पहले यहाँ वेक्टर ए बनाते हैं। वेक्टर ए को कागज पर हम एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं वेक्टर ए। इसे हम स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ओ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट लेता है, इसका नाम है बी, ये ओ बी से रिप्रेजेंट होता है। और बी से आगे एक तीसरा वेक्टर है, वो भी याद रखिए, उसका नाम है सी। ठीक है, अब सी वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। अब थोड़ा ट्रायंगल लॉ की मदद से बताइए कि ए डॉट बी प्लस सी किस लाइन से रिप्रेजेंट होगा। देखिए, बी रिप्रेजेंट हुआ ओबी से, सी रिप्रेजेंट हुआ बीसी से, तो बी प्लस सी किस लाइन से? ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से। तो हमें तो ये नजर आ रहा है किस लाइन से। अब आपके सामने कितने वेक्टर हैं? तो एक है ए, दूसरा बी, सी और बी प्लस सी। तो वेक्टर ए के ऊपर हम प्रोजेक्शन लेंगे, ए डॉट बी निकालते हैं, फिर बी डॉट ए, जल्दी से पहले निकालते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, तो ए डॉट बी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी ये बराबर हो गया कितना के? ए का मैग्नीट्यूड यानी ओ ए और उसका प्रोजेक्शन माने ओ एल। बोलिए सहमत है? ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड ऑन फर्स्ट। तो सेकेंड वेक्टर बी का फर्स्ट के लाइन पर प्रोजेक्शन हो गया ओ एल, तो हमने लिख दिया ओ ए गुना ओ एल। अब आगे निकालिए ए डॉट सी। इसमें क्या करेंगे? तो सी से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये नाम लो डी। अब वेक्टर सी का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन कौन हुआ? एल डी। एल डी इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। हम फिर यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। यहाँ पर ओ ए फर्स्ट हो गया और प्रोजेक्शन हो गया कौन? एल डी। अब लास्ट वेक्टर देखिए, ए डॉट बी प्लस सी, पहचानिए। ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन किसका? ऑफ सेकेंड ऑन फर्स्ट। ठीक है, तो ये बराबर कितना के हुआ? तो ए हो गया ओ ए
और वेक्टर बी प्लस सी ओसी के बराबर है। ओसी का प्रोजेक्शन कितना कहलाएगा? ओडी। सही है, ओडी लिख दीजिए। अब आगे लिखेंगे ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ओ एल प्लस एल डी। अब लिख सकते हैं ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ओ एल प्लस ओ ए मल्टीप्लाइड बाई एल डी। पहचानिए दोनों टर्म क्या है, पहचानने की कोशिश कीजिए। यही है ना ए डॉट बी, ये देखिए ए डॉट बी। यही है ना ए डॉट सी, यहाँ देखिए ए डॉट सी। इस तरह साबित हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैलिड है, एप्लीकेबल भी है। स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ लागू होता है, एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एप्लीकेबल है, वो सामने में दिख रहा है। यही हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यही कंसेप्ट अप्लाई करना है फॉर द केस ऑफ यूनिट वेक्टर नोटेशन। ये देखेंगे अगले क्लास में।